In our previous class, we learnt about heating effect, Joule's heating, electrical energy, ये सारा कुछ हमने कर लिया था। तो एक तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो एक बार आप देख लो, फटाफट रिवाइज करके हम आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये होती है हमारी किलो वॉट आर, इसकी यूनिट होती है, बड़ी यूनिट, और इसको शॉर्ट में ना यूनिट भी कहते हैं। 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू कॉल्ड 1 यूनिट। फिर मैंने आपको बताया था कि 1 किलो वॉट आर में कितने जूल्स होते हैं। 1 किलो वॉट आर को कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं। और फिर हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी की थी। तो 1 किलो वॉट आर बेसिकली किसके इक्वल होता है? 1 किलो वॉट इंटू 1 आवर। मतलब इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड when a device of power 1 kilowatt is used for 1 hour। तो ये इसे हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर। मतलब 1 घंटे तक 1 किलोवाट आवर जो है आपका 1 किलोवाट पावर यूज हो रही हो, दैट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। फिर से देखो, डिफाइन 1 किलोवाट आवर defined as the energy consumed when a device of power 1 kilowatt is used for 1 hour। तो उसे हम कहते हैं 1 यूनिट। तो जस्ट कीप इन माइंड। तो यहाँ से हम बना सकते हैं, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने पढ़ाए थे, जैसे 1 किलोवाट में 1000 वॉट होता है, 1 मेगा मेगा होता है 10⁻⁶ वॉट, 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे, जैसे हायर द वॉट ऑफ द बल्ब, स्मॉलर इज द रेजिस्टेंस। मतलब फिलामेंट थिक होगा। ध्यान रखना, अगर वॉट ज्यादा है तो जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो स्मॉल होता है। अच्छा, इफ द some bulbs of different power to be connected in series, then bulb of lowest power, ये मैंने बताया था आप याद रखने के लिए, the bulb of lowest power lowest power will give maximum brightness। कि अगर आपके पास डिफरेंट बल्ब, सम बल्ब्स ऑफ डिफरेंट पावर हैं, तो जिसकी पावर कम होगी वो सीरीज में ज्यादा ग्लो करता है। पैरेलल में उल्टा होता है। पैरेलल में क्या होता है? बल्ब ऑफ हायर वोल्टेज, हायर वॉट, जिस बल्ब की वॉट अलग हो, ज्यादा हो, पावर ज्यादा हो, वो ज्यादा ग्लो करेगा। ये आप याद रखना, एमसीक्यू में आ सकते हैं, और ये ऑब्जर्वेशन है। और ये कैसे पता चलेगा? रेजिस्टेंस के बेस पे। ठीक है जी। तो न्यूमेरिकल आगे आएंगे तो वो हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो, ये फ्यूज वायर वाला कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये फ्यूज वायर होती क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट फ्यूज वायर। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये लाइव वायर है। लाइव वायर होता है जिससे करंट जाता है। तो लाइव वायर के रास्ते में कुछ इस तरह का एपरेटस लगा होता है, ये इसे हम कहते हैं फ्यूज वायर, और ये करंट आगे लेके जाता है। अब क्या होता है कि जो ये फ्यूज वायर है ना, ये दिस इज योर फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, एमपीटी मेल्टिंग पॉइंट, ये होता है लो, और जो इसकी रेजिस्टेंस होती है वो होती है बहुत ज्यादा। मान लो ये फ्यूज वायर 5 एम्पियर का है। फ्यूज वायर की भी कैटेगरी होती है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, अलग अलग तरह के, 1 एम्पियर, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। 5 एम्पियर का मतलब है कि अगर इस वायर से 5 एम्पियर तक का करंट निकलेगा तब तो ये फ्यूज सही से काम करेगा। अगर 5 एम्पियर से ज्यादा का करंट इससे निकला तो ये हीटिंग इफेक्ट के कारण ये मेल्ट हो जाएगा और करंट को आगे नहीं जाने देगा। तो ये होता है फ्यूज वायर का काम। तो बट फ्यूज वायर का रोल क्या है? फ्यूज वायर इज अ सेफ्टी वायर विच अलाउ ओनली पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू इट। अगर इससे ज्यादा करंट जाएगा, जैसे 5 एम्पियर से अगर ज्यादा जाएगा, तो ये हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा इसके ऊपर। यानी इतनी हीट हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है, ज्यादा जाने से बहुत हीट हो जाएगा, और हीट होने से ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा और आगे अप्लायंसेस में करंट नहीं जाएगा और अप्लायंसेस डैमेज होने से बच जाएंगे। आपने देखा होगा लाइट डिम हो जाती है, यानी करंट कम हो गया, ऐसे सपोज कर लो। कई बार आपने देखा होगा लाइट एकदम से बढ़ जाती है, ब्राइट हो जाती है, यानी करंट ज्यादा आ गया। तो उस केस में क्या होता है? कई अप्लायंसेस डैमेज हो सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए ना आजकल एमसीबी लगा होता है, वो फ्यूज वायर ही एक तरह का एमसीबी। ठीक है ना?
तो जो हमारा फ्यूज वायर है इसका क्या रोल होता है कि ये एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट को जाने देगा। अगर ज्यादा वैल्यू का करंट जाएगा तो लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण और हाई रेजिस्टेंस होने के कारण ये गर्म हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा। तो फ्यूज वायर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ये करेक्टर है। इन इंडिया देयर आर टू टाइप ऑफ फ्यूज वायर, 5 एम्पियर एंड 15 एम्पियर। जो 5 एम्पियर वाले स्विच होते हैं उससे आप लो वोल्टेज वाली चीजें जला सकते हो। 15 एम्पियर पे एसी, गीजर, इस तरह की चीजें चलती हैं। तो याद रखना हमारे इंडिया में दो तरह के फ्यूज वायर्स होते हैं, 5 एम्पियर सर्किट और 15 एम्पियर। 5 एम्पियर में लो वोल्टेज लो वॉट वाले हम अप्लायंस चलाते हैं, 15 एम्पियर में ज्यादा वॉट वाले हम अप्लायंस चलाते हैं। ठीक है जी, जैसे गीजर हो गया आपका, एसी हो गया, इस तरह से। दिस वायर मेल्ट्स ब्रेक द सर्किट एंड प्रिवेंट द डैमेज ऑफ वेरियस अप्लायंसेस इन हाउस होल्ड कनेक्शंस। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया फ्यूज वायर का फंक्शन। तो कोई आपसे पूछे कि फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी बताओ, तो फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी है कि एक ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्स्ट्रा है, ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे बट जस्ट कीप इन माइंड, अगर हमें सीरीज में पावर निकालनी हो तो ये इस तरह से निकाल लेते हैं, 1/p इक्वल टू 1/p1 p2। इसी तरह से अगर हमें पैरेलल में पावर निकालनी हो तो सीरीज वाला फॉर्मूला आता है, p इज इक्वल टू p1 प्लस p2। ये खैर आपके लेवल पे यूज नहीं होता, ये टोटली आपके लिए एक एक्स्ट्रा होगा, ये +1 +2 में आप लोग इसकी डिटेल पढ़ोगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक फ्यूज वायर समझना था, जो हमने समझ लिया। फ्यूज वायर एक सेफ्टी वायर है जिसका काम है एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट को फ्लो करना। अगर ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रेजिस्टेंस उसकी हाई होती है, जिस कारण वो खुद मेल्ट होके अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाता है। तो अब हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखो हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, तो हम न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले हम एक बार फटाफट सारे फॉर्मूले रिवाइज कर देते हैं। कोई मिस हो तो जरा आप मुझे बता देना। तो टोटल 12 या 13 फॉर्मूले बनेंगे। देखो सबसे पहला फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE। दूसरा फॉर्मूला बोलो I इज इक्वल टू Q/T। तीसरा फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। कोई मिस हो तो मुझे बताना बेटा। फोर्थ फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। फिफ्थ फॉर्मूला R सीरीज, तो R1 प्लस R2। फिर सिक्स फॉर्मूला पैरेलल का 1/R, ये पैरेलल लिख दिया, 1/R1 प्लस 1/R2 सो ऑन। सेवंथ फॉर्मूला H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। रिकॉल करो सारे फॉर्मूले। एट फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI। नाइन्थ फॉर्मूला P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। 10th फॉर्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। 11th फॉर्मूला क्या बनेगा, P इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। 12th फॉर्मूला क्या बन सकता है हमारा, 12th V फॉर्मूला इज इक्वल टू W/Q ने लिखा E इज इक्वल टू सर। P इंटू V T। V हाँ, एक पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला रह गया, पोटेंशियल हाँ डिफरेंस इज जी इक्वल सर। टू वर्क डन बाय चार्ज। और कोई फॉर्मूला रह गया, कोई मिस तो नहीं हो गया? देखो, तो ये मैंने नहीं सर। पूरा चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिख दिए, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। तो ये है पूरे चैप्टर की कहानी। और कुछ अगर आ रहा हो तो वो लिख लेना, मैंने एक जगह कर दिया इकट्ठा। अब ये फॉर्मूला हमें याद होगा तो हम ये चैप्टर बड़े आराम से कर पाएंगे। लो जी, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो कैसे करेंगे। कहता है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, मतलब हीट आपको दी है 100 जूल, यानी हीट का फॉर्मूला लगेगा। ओके, प्रोड्यूस ईच सेकेंड, यानी टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, ईच मतलब 1 सेकेंड, इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस दी हुई है हमें 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हमें से पूछा है V। समझ में आ गया? कह रहा है कि ये दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब H कितना है 100, करंट हमें दिया नहीं है, करंट को ऐसे ही रख लेते हैं। R हमें कितना दिया हुआ है 4, टाइम हमें कितना दिया हुआ है 1। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा I स्क्वायर इज इक्वल टू 100/4 मतलब 25। तो I हो जाएगा √25, आंसर आ गया 5 एम्पियर। बोलो यहाँ तक समझ में आया? बोलो बच्चों, यहाँ तक हाँ समझ में जी आया सर। क्या किया मैंने? यानी मैंने करंट निकाल लिया, बट मेरे से तो करंट पूछा नहीं है, मेरे से तो कुछ और पूछा है। मेरे से क्या पूछा है? मेरे से पूछा है V।
तो V इज इक्वल टू लगा लेते हैं नाउ, V इज इक्वल टू आई आर। सो आई कितना है हमारे पास 5 एम्पियर, आर कितना था हमारा 4, 4 क्या आंसर आया हमारे 20 पास 20 वोल्ट। चलो बेटा नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। डन सर। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने ये क्वेश्चन देख लिया कैसे करना है। तो क्वेश्चंस करने के लिए बेटा हमें फॉर्मूले याद होने जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी है फॉर्मूलों की, आप इसे अलग लिख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अब देखो ये और क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, जिन क्वेश्चंस को हमने पढ़ के समझना है और आगे चलना है। लो जी, अब देखो ये क्वेश्चंस कैसे हैं। तो अब यहाँ पे जो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बिकॉज याद आ गया ना इसका आंसर क्या होगा कि जैसे मान लो आपने वायर लगाई, वायर से आपने ना टोस्ट आपने ये लगाया, मान लो हीटर चलाया, तो हीटर की वायर ग्लो नहीं करती, बट हीटर के अंदर जैसे ये मान लो स्विच है, इस स्विच में आपने कनेक्शन दिया और ये हीटर है, ये हीटर की कॉइल है, तो ये कॉइल तो ग्लो करती है, बट जो ये वायर है वायर ग्लो नहीं करती। तो यही क्वेश्चन है, व्हाई डज कॉर्ड, कॉर्ड मतलब वायर जो ये करंट सप्लाई देती है, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, बिकॉज कॉर्ड ऑफ वायर जो है इसकी रेजिस्टेंस और या इसकी रेजिस्टिविटी लो होती है। क्या बोल सकते हो कि जो इसकी रेजिस्टिविटी है ये होती है लो, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है ये होती है हाई। अलॉय होता है, अलॉय की रेजिस्टिविटी बोल दो या रेजिस्टेंस बोल दो, दोनों फैक्टर में चल जाएगा। तो बस जिसकी इसका काम होता है करंट पास करना, तो इसकी रेजिस्टेंस लो होती है, इसकी हाई होती है, हाई होने के कारण ये ग्लो करता है, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे नहीं होता। यू अंडरस्टूड बेटा, बोलिए बेटा Yes, अंडरस्टूड sir. ना। चलो यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 9600 coulomb of charge in 1 hour through potential difference 50 volt। अब आप इस क्वेश्चन को आप भी ट्राई करो, मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आप भी ट्राई करो। कह रहा है कंप्यूट द हीट, यानी हीट निकालने को कह रहा है। while transferring charge, चार्ज हमें दे रहा है 9600 कूलम, फिर कहता है ऑफ चार्ज इन 1 आवर, टाइम हमें दे रहा है 1 आवर, सेकंड में चेंज कर लेंगे, थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। तो लो जी अब हम इसको चेक करते हैं। अब हमारा फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। अब जो हमारा टाइम है ये आवर्स में है, इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 3600 सेकंड आ जाएगा। 1 आवर में इतने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60 हो गया ना, इतने हो गए। अब हमें पूछा है, उसने क्या पूछा है, कंप्यूट द हीट यानी एच ही पूछा है। तो इस फॉर्मूले को ओपन कर दो। करंट का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, देखो अगर आप देखो ध्यान से तो हमें V दिया हुआ है, हमें पता है V इज इक्वल टू आई Q आर। by T. हाँ, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी भी होता है, हाँ बिल्कुल ये वाला लगा के देख लेते हैं। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ये लगा के देख लेते हैं, पुट करते हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा क्यू स्केयर बाई टी स्केयर इंटू आर इंटू टी। ठीक है जी। अब आप देखो ये टी और ये टी कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया क्यू स्केयर आर बाई टी। अब आप देखो आपको क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, यस, आर दिया हुआ है रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई आर देखो दिया हुआ है, तो इसको भी आप मॉडिफाई कर दो, हीट हीट निकालनी है ना हमने, तो हमने यहाँ पे मॉडिफिकेशन ही करनी है कि जो हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से ये चीजें हो जाए। तो एक बार फिर से समझो, क्यू दिया हुआ है, आर हमारे पास नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं दिया ना कहीं पे, रेजिस्टेंस नहीं दिया, तो आप इसको ओपन कर दो। V इज इक्वल टू अगर आप आई आर लगाते हो, अगर आप फॉर्मूला को जिस तरह से लगाते हो V इज इक्वल टू आई आर, तो हम हो सकता है तो हम पूरा फॉर्मूला ही चेंज कर देते हैं, इतनी लंबी कहानी में क्यों पढ़ना, हम यहीं से चेंज कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास करंट तो है नहीं, रेजिस्टेंस भी नहीं है, करंट है क्या बेटा, करंट नहीं है। तो अगर मैं ये भी फॉर्मूला लगा दूं V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से
मैं क्या फॉर्मूला निकाल सकता हूँ आई का, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये पुट कर लेते हैं, ये ज्यादा कम कम क्योंकि जो हमारा गिवन है उसके हिसाब से चेंज करना है, समझना, बड़ा दिमाग लग जाता है इसमें। ये बन गया V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R इंटू T, यही आएगा। अब यहाँ पे भी मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये R कैंसल, अब आपके पास क्या आया, V स्क्वायर इंटू T बाय R। अब इस R को आप कैंसिल कर सकते हो क्या, बताओ, कोई है तरीका, देखो सोचो। तो इस क्वेश्चन को हम जब ही कर पाएंगे जब हम अपनी वैल्यूज को इसके हिसाब से सेटल करें। तो हमारे पास V है, यस, हमारे पास Q के लिए जगह नहीं है फिलहाल, तो Q का कुछ हमें दिख नहीं रहा। अगर हम इसे, इस R को भी अगर हम चेंज करें V बाय I, तो देखो शायद हम कुछ पहुंच सकते हैं। तो इसको हम थोड़ी देर में ट्राई करते हैं, लंबा जा रहा है कैलकुलेशन। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा, बताइए हाँ जी सर। क्या प्रॉब्लम आ Yes, रही sir. है। क्योंकि जो हमारा गिवन है पहले वो मैच करना पड़ेगा वैल्यूज डाल के, तो इसमें टाइम लग रहा है, तो इसको थोड़ी देर में ट्राई करते हैं। पहले इसे कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, कहते हैं एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट आपका आ गया 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड, हीट निकालना है और टाइम हमें दिया हुआ है 30 सेकेंड। तो लो जी इसको सॉल्व करते हैं। H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। अब देखो वैल्यूज यहाँ पे दी है, यहाँ तो कन्वर्जन करने की जरूरत है कि नहीं, आर दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ तो जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे करंट है 5 इंटू 5 नॉट प्लस इंटू 20 दिया हुआ है, और टाइम हमें दिया हुआ है 30। इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया, 25 इंटू 2 20 इंटू 30, ये हो गया आपका, 15000। ये ऐसे करिए कितना 15,000 आ गया to ये ये आपका हो गया 50, 15000। 500 15,000 joules. प्लस 30, यस 15,000 जूल्स। ठीक है जी। अब इसे आप नोट कर लो और इसे ट्राई करो जरा, आई एम गिविंग यू टाइम। हाँ जी बेटा, आप देखो जो मैंने क्वेश्चन बोला था आपको ट्राई करने के लिए, इसे एक बार दोबारा देख लो। देखो हमने क्या किया, हमने हीट का फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट। जब हम हीट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमें बहुत चेंजेस करनी पड़ रही हैं। आप अगर इनको चेंजेस करोगे ना, ये सारी वैल्यूज डालोगे, तो फाइनली आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्ट ना लगा के ना, जहाँ से ये फॉर्मूला शुरू किया था वही लगा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय चार्ज। जो वर्क डन है इसकी यूनिट भी जूल होती है, हीट की यूनिट भी जूल होती है, तो हमने वर्क डन को सेपरेट कर लिया, यानी ये हीट का फॉर्मूला सेपरेट निकाल लिया। सेपरेट निकालने के बाद इसे यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया लगा के इस तरह से। तो इसके हिसाब से हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। तो जैसे आप करंट की वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू डाल दो, तो ये सारा कैंसिल होके ना फाइनली यही फॉर्मूला आएगा। जैसे आप यहाँ पे डालोगे ना, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे आई की वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाय आर, तो आर से आर कट जाएगा, फिर आर की वैल्यू डाल दो, आर इक्वल टू वी आई, कुछ इस तरह से करके ना फाइनली आप v इंटू क्यू पे पहुंच जाओगे इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो जब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पहुंच जाओगे तो ये दो चीजें आपको दी हुई हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी और आपको क्या दिया हुआ है, चार्ज भी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट कर लिया ना बेटा आप लोगों ने। हाँ जी Yes, सर। sir. यस सर। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पैराग्राफ में जो आपने ध्यान में रखना है। क्या है टॉपिक, द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। ये तो हमें पता है ना, जैसे हम बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब जलाते हैं तो वो हीटिंग इफेक्ट है, रोशनी आती है। एज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, here the filament must retain as much of heat generated as possible so that it gets very hot and emits light। तो देखो होता क्या है, जब कोई मेटल बहुत गर्म हो जाती है तो वो फिर लाइट देती है। इट मस्ट नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, अ स्ट्रॉन्ग मेटल। तो ये ऑलरेडी ना फिलामेंट की बात कर रहा है, तो हमें पता ही है ऑलरेडी। अ स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई melting point such as tungsten, मेल्टिंग पॉइंट इज 3380 डिग्री सेल्सियस। तो याद रख लो, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो बल्ब का फिलामेंट है उसका नाम क्या है और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। जैसे जो बल्ब है, तो जो बल्ब का फिलामेंट है, फिलामेंट
ये किस एलिमेंट का बना होता है? तो ये एलिमेंट का नाम है टंगस्टन। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। वेरी हाई टेम्परेचर, इतना हाई टेम्परेचर, और ये इतने हाई टेम्परेचर से जाने से पहले ये ग्लो करता है। ठीक है जी। सो इट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स एंड फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड। थर्मली आइसोलेट होता है एज मच एज पॉसिबल। आइसोलेट मतलब उसको देखा होगा आपने ना, बल्ब के ऊपर एक कवर किया होता है ताकि इसके अंदर जो गैस भरी है वो इसको प्रोटेक्ट करती है, ऑक्सीडेशन से बचाती है। यूजली फिल्ड विद केमिकल लाइक नाइट्रोजन, inactive chemical nitrogen, argon gas to prolong the life of filament. Prolong मतलब इसकी life ज़्यादा हो। Most of the power consumed by the filament appear as a heat, but small part in the form of light is radiated. अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है कि बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना है? इस फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? एमपीटी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा होता है कि इस बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है जो उसकी लाइफ बढ़ाता है? तो कौन सी गैस है? आपकी नाइट्रोजन, याद रखना। कौन सी है? नाइट्रोजन है, आर्गन है। इन गैसेस का क्या नेचर होता है? इनर्ट। इनर्ट मतलब रिएक्ट नहीं करते। और ये क्या करते हैं? ये प्रोलॉन्ग करते हैं, मतलब फिलामेंट की लाइफ बढ़ाते हैं, उसको खराब नहीं होने देते जल्दी। दे इंक्रीज द लाइफ ऑफ द फिलामेंट, मतलब प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। आर्गन, नियॉन भी कई जगह पे भरी जाती है, लाइफ ऑफ फिलामेंट। हाँ जी बेटा, समझ में आया मैंने क्या बताया? इस पैराग्राफ से हमें क्या समझ में आता है कि जो हमारा बल्ब है वो कौन से फिलामेंट का बना है? टंगस्टन का। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस। और इस बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन, नियॉन और आपका नाइट्रोजन लिख सकते हो। इन गैस का क्या नेचर है? इनर्ट। इनर्ट होता है जो रिएक्ट नहीं करती। इनर्ट होता है जो रिएक्ट ना करे। ठीक है, डू नॉट रिएक्ट। तो रिएक्ट ना करने से इसकी बल्ब की लाइफ बढ़ जाती है, और लाइफ बढ़ने को कहते हैं प्रोलॉन्ग। समझ में आ गया बेटा? दिस वी हैव ऑलरेडी डन। बोलिए बेटा, आ गया? Yes, sir. आगे Yes, चलते sir. हैं। अब ये आपका तो ये चीज तो मैंने डिस्कस कर दी। 5 एम्पियर होता है और 15 एम्पियर होता है, तो ये यहाँ पे रिपीट हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं जो हमारा न्यूमेरिकल है। सी, आप लोग भी ट्राई करो। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। तो आपको वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट। द करंट इज 0.50 एम्पियर। व्हाट इज द पावर? पावर पूछी है, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पावर के कितने फॉर्मूले पता हमें? पावर इज इक्वल टू वी V आई, into I. पावर इज इक्वल टू आई स्केयर आर, पावर इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर। कौन सा लग जाएगा? पहला ही लग जाएगा। तो P इज इक्वल टू वी आई। कितना है V बोलो? कितना है? 220। और करंट कितना है? 0.50 एम्पियर। तो इसे सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा ये? बोलिए बेटा, कितना आएगा? इसको आप करोगे तो 110 I. हाँ जी, इतना आ गया। तो ये हो गया आपके कितने जीरो आई? 1 2 1 2। तो कितना आया? ये कितना आएगा? 1100। कितना आता है? 110 आएगा सर। 110 आएगा, बिल्कुल। एक पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा 110। और वॉट क्या आ जाएगा? वॉट। एक बार दोबारा सॉल्व कर लो। देखो, 220 इंटू 0.50, तो ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ गया, ये जीरो गई, ये जीरो गई। तो आपका इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, 110 वॉट। तो ऐसे रफ में आप सॉल्व करके ना देख सकते हो जल्दी, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। चले आगे। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। राइट, कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट रहेगा आज का। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट मतलब पावर, मतलब आपको पावर दे दी 400 वॉट। ऑपरेट्स 8 आवर, टाइम दे दिया 8 आवर पर डे, 8 आवर पर डे। What is the cost of energy consumed in 30 days if 3 rupees per unit? किलोवाट आवर है ना, किलोवाट आवर।
अब देखो एनर्जी निकालनी है, एनर्जी की बात कर रहा है ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का है, ध्यान से समझना। एनर्जी होता है P इंटू टी, और एनर्जी निकालने के लिए पावर होती है किलोवाट में, तो यहाँ पे पावर वॉट में है, तो हम इसको किलोवाट में चेंज कर देते हैं। हम कर देते हैं 400 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो गया किलोवाट। वॉट को किलोवाट में चेंज करना है ना, तो कैसे चेंज करेंगे, 400 को 1000 से डिवाइड कर दो तो किलोवाट हो जाएगा, इनटू टाइम ऑलरेडी आवर्स में है 8 आवर, तो ये कितना हो जाएगा, हमारी एनर्जी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, बताइए बेटा, 3200 बाय 1000 और 3.2 किलोवाट आवर। तो देखो ध्यान से, अभी हमारा एक हिस्सा सॉल्व हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जनरली प्रॉब्लम आती है बच्चों को। देखो, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट 8 hours per day, 8 hour per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days at 3 rupees per kilowatt hour? तो ये एक दिन का आया, ये एनर्जी आ गई फॉर 1 डे, क्योंकि हमने अभी इसमें डे से मल्टीप्लाई नहीं किया ना। अब हम निकालते हैं एनर्जी फॉर 30 डेज, तो क्या करेंगे, E इज इक्वल टू 30 इंटू 3.2, तो ये हो जाएगा 9 और 96 किलोवाट आवर। बोलो बेटा, यहाँ तक समझ में आया क्या किया मैंने, बोलो बच्चों। हाँ Yes, जी sir. सर। पहले मैंने एक दिन का निकाल लिया, ये फॉर 1 डे है। अब मैंने 30 डेज के लिए निकाल लिया। अब मैं बिल निकाल लेता हूँ। बिल, बिल मतलब कॉस्ट। एक यूनिट कितने का है, कितने का बेटा एक यूनिट, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, कितने का एक यूनिट, बोलो बोलो बेटा, एक यूनिट कितने 1 का है, किलोवाट, नहीं 3 रुपए का है 1000 ना, वॉट। 3 रुपीज। ये देखो ना, 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 यूनिट, यानी 1 किलोवाट आवर 3 रुपीज का है, तो 96 कितने का होएगा, तो बिल, Multiply by 3. हाँ, बिल इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो, बिल को ऐसे निकाल लो, 1 यूनिट कॉस्ट 3 रुपीज, देन 96 units cost is equal to 96 into 3, कितना आया 8, और ये कितना हो जाएगा 288 रुपीज। लो बेटा नोट कर लो, बोलो कोई प्रॉब्लम है, नोट कर लो। No, sir. हाँ जी बेटा, अब आप ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डिटरमाइंस रेट एट विच एनर्जी डिटरमाइंड बाय द करंट, क्या आएगा आंसर इसका, देखो कहता है व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी डिटरमाइंड, तो इसे कहते हैं पावर, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। देखो डेफिनेशन तो है इलेक्ट्रिक पावर की है, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम होता है। अब पढ़ो, कहता है व्हाट डिटरमाइंस रेट, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड, तो वर्क डन एनर्जी तो होती है, यानी वर्क डन बाय एनर्जी क्या होता है, क्या डिटरमाइन करता है। यू गॉट इट ना, ये क्वेश्चन कैसे डिफिकल्ट बनाया है, समझ में आया बेटा, बोलिए। यस सर। क्या क्वेश्चन, देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन बनाया है। कहता है व्हाट डिटरमाइंस द रेट, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड, एनर्जी मतलब वर्क डन, तो ये पावर यानी इलेक्ट्रिक पावर, इसका आंसर आ गया इलेक्ट्रिक पावर। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, बताओ इसका आंसर, अपने आप करो जरा इसको, इस क्वेश्चन को। एन इलेक्ट्रिक मोटर takes 5 ampere from a 220 volt line, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो करंट ले रहा है 5 एम्पियर और वोल्टेज है हमारी 220 वोल्ट, डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। दो चीजें पूछी हैं, एक तो पावर बताइए और एक एनर्जी बताइए। सो देखो सबसे पहले पावर का तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा वी आई, तो V आपके पास है, I आपके पास है, तो 220 इंटू 5 कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा 1100 वॉट। अब जो ये वॉट है ना, ये छोटी यूनिट है, इसको किलो वॉट में चेंज कर लो, डिवाइड बाय 1000, तो 1100 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये होगा 1.1 किलो वॉट। समझ में आया ना बेटा कैसे किया मैंने, ये किलो वॉट। अब मैं किलो वॉट क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि उसने एनर्जी पूछी है, तो एनर्जी किलो वॉट आर में होती है, और टाइम ऑलरेडी आवर्स में दिया हुआ है ना 2 आवर्स, टाइम ऑलरेडी आवर्स में दिया हुआ है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी।
आर यू गेटिंग बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? तो बस अब हम सॉल्व कर लेंगे। E इज इक्वल टू P इंटू टी। P हमारे पास आ गया 1.1 और टाइम है हमारे पास 2, तो 2.2 किलो वॉट आवर हमारा आंसर आ जाएगा। लो जी नोट कर लो।